अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 को। Question number 1 says that to open a door, force of 15 Newton is applied at 30 degree to the horizontal. Find the horizontal and vertical components of the force. ये कहता है कि एक डोर है उसको ओपन करने के लिए 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने इस फोर्स की वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये एक डोर है, इस डोर का ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनती है, ये जो एंगल बन रही है ये 30 डिग्री है। तो इस फोर्स की वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो इस फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है अप्लाइड फोर्स विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल एंगल विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इस इक्वेशन के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू है 15 न्यूटन और एंगल जो है हमारे पास वो 30 डिग्री है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 0.866, तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू 12.99 न्यूटन और ये तकरीबन बराबर है 13 न्यूटन के। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट को। तो दोस्तों वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एफ जो है इट इज इक्वल टू 15 और साइन 30। दोस्तों हमें पता है कि साइन 30 जो है इट इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इक्वल है 13 न्यूटन के और वर्टिकल कंपोनेंट 7.5 न्यूटन के बराबर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 says that a bolt on a car engine needs to be tightened with the torque of 40 Newton meter. You use a 25 centimeter long wrench and pull on the end of the wrench perpendicularly. How much force do you have to exert? ये क्वेश्चन कहता है कि एक कार है उसकी इंजन का बोल्ट टाइट करना है और उसके लिए जो टार्क चाहिए होता है वो 40 न्यूटन मीटर टार्क चाहिए होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक रेंच यूज़ करते हैं, वो उस रेंच की लेंथ 25 सेंटीमीटर है और आप उस रेंच को पुल करते हैं, यानी अपनी तरफ उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलरली। तो आपने इस बोल्ट पे
इस रेंज के थ्रू कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टार्क विच इज इक्वल टू 14 न्यूटन मीटर और लेंथ ऑफ द रेंज जिसको हम मोमेंट आरएम भी कह सकते हैं विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने इस 25 को 100 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 मीटर और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टार्क। हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आरएम। तो चूंकि हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड्स को मैं डी पे डिवाइड करता हूं। इसको भी मैं डी पे डिवाइड करता हूं और इस साइड को भी डी पे डिवाइड करता हूं। तो ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा फोर्स इज इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो टार्क जो है इट इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर और डी इज इक्वल टू 0.25 मीटर। यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.25। 40 को जब मैं 0.25 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। यानी आपने जो इस रेंज पे फोर्स अप्लाई करनी है वो इक्वल होनी चाहिए 160 न्यूटन, तब जाके 14 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 says that Sana, whose mass is 43 kg, sits 1.8 meter from the center of a seesaw. Faiz, whose mass is 52 kg, wants to balance Sana. How far from the center of the seesaw should Faiz sit? ये कहता है कि सना है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये इस सीसा के सेंटर से 1.5 मीटर के फासले पर बैठती है और इसका मास 43 केजी है। तो फेज जिसका मास 42 केजी है वो सना को बैलेंस करना चाहता है। तो फेज को किस पॉइंट पे बैठना चाहिए ताकि वो सना को बैलेंस कर दे। तो हमने यहाँ पे डी को फाइंड आउट करना है। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ सना m1 विच इज इक्वल टू 43 kg और डिस्टेंस ऑफ सना फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू d1 विच इज इक्वल टू 1.8 मीटर और मास ऑफ फेज m2 इज इक्वल टू 52 kg। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो डिस्टेंस ऑफ फेज है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक d2 है। इस d2 को हमने फाइंड आउट करना है। दोस्तों d2 को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के मुताबिक राइट साइड टार्क शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट साइड टार्क, या हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। यहाँ पे सना की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है, जिसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फेस की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है वो क्लॉकवाइज टार्क है। तो ये दोनों टार्क इक्वल होनी चाहिए अगर ये सीसा बैलेंस में है। तो मैं लिखता हूं कि T1 इज इक्वल टू T2। T1 जो है इट इज इक्वल टू W1 क्रॉस D1। यहाँ पे फोर्स की जगह वेट है, वेट भी फोर्स है विच इज इक्वल टू mg के बराबर है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि वेट ऑफ फेज W2 मल्टीप्लाइड बाई D2।
तो दोस्तों हमें पता है कि वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे W1 है तो मैं लिखता हूँ कि m1g मल्टीप्लाइड बाई D1 इट इज इक्वल टू m2, यानी W2 जो है इट इज इक्वल टू m2g मल्टीप्लाइड बाई D2। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये g और ये g कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा m1 D1 इज इक्वल टू m2 D2। अब दोस्तों यहाँ पे हमने D2 को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड्स को मैं m2 पे डिवाइड करता हूँ। इस साइड को भी मैं m2 पे डिवाइड करता हूँ और ये लेफ्ट साइड जो है इसको भी m2 पे डिवाइड करता हूँ। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा m1 D1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू D2। या इसी क्वेश्चन को मैं यूँ लिखता हूँ कि D2 इज इक्वल टू m1 D1 डिवाइडेड बाई m2। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो m1 जो है इट इज इक्वल टू 43 kg और D1 इज इक्वल टू 1.8 मीटर डिवाइडेड बाई m2 इक्वल है 52 kg के। इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू 64.5 डिवाइडेड बाई 52। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो D2 जो है इट विल बिकम इक्वल टू 1.5 मीटर। तो D2 की वैल्यू 1.5 होनी चाहिए, यानी फेस को 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे बैठना चाहिए सेंटर ऑफ सीसा से। दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 4 to 6 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।